हेलो नमस्कार दोस्तों, जीकेएस क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। बात कर रहे हैं दोस्तों हम भारत के ज्योग्राफी की, भारत के भूगोल की बात करेंगे। और भारत के भूगोल में आज अपना सेकंड ग्रेड के लिए पहला टॉपिक रहेगा, वो केवल और केवल भारत के सेकंड ग्रेड में आने वाले जो प्रश्न है इन्हीं को ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के रूप में हम लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की पहले प्रश्न की ओर से। आज शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न, आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है, यह प्रश्न है दोस्तों इंडिया ज्योग्राफी का। थोड़ा विचार विमर्श करना, ध्यान देना, अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना। सेकंड ग्रेड के अनुसार पेपर तैयार किया गया है, उसी के अनुसार आप सभी को इस पर थोड़ा विचार विमर्श करना है। आपके पास में जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न की यदि बात की जाए मुख्य रूप से तो हम कह सकते हैं अक्षांश और देशांतर का विस्तार समान है। मतलब अपने यदि भारत में बात की जाए, हाँ जी बिल्कुल साहब बिल्कुल, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ये प्रश्न क्या कहता है कि भारत में अक्षांश और देशांतर का विस्तार समान है, जो कि 30 डिग्री, मतलब अक्षांश और देशांतर के विस्तार की यदि अपने भारत में बात की जाए तो 30 डिग्री का अंतर है। और भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई व पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है उसमें 300 किलोमीटर का अंतर है। मतलब इन दोनों में ये लंबाई है भारत की, वो अपने भारत की चौड़ाई से 300 किलोमीटर ज्यादा है दोस्तों। तो ये कहता है कि ऐसा क्यों है, यदि अक्षांश और देशांतर दोनों समान है इसके बावजूद ये लंबाई ज्यादा क्यों है, इसका क्या कारण है, ये हमें बताना है। बिल्कुल साहब बिल्कुल, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, तो इसका दोस्तों आप सभी को बताना है कि ये प्रभाव अपने भारत में क्यों आ रहा है। अक्षांश और देशांतर समान होते हुए भी अपने भारत में ये 300 किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्यों आ रहा है, इसका क्या फर्क है, ये हमें बताना है। तो देखो एक नंबर ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों, एक नंबर ऑप्शन क्या कहता है, ये कहता है देश का संरेखण इस तरह है कि इसकी उत्तर दक्षिण लंबाई पूर्व पश्चिम की लंबाई की अपेक्षा अधिक है। ध्यान देना दोस्तों, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो उत्तर है और जो दक्षिण है इसकी यदि बात करें तो 3214 किलोमीटर है, और यदि पश्चिम से लेकर पूर्व की बात की जाए तो 2933 किलोमीटर है। लगभग 300 किलोमीटर का अंतर हमें इसमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये क्या कहता है, ये एक नंबर ऑप्शन कहता है कि इसकी उत्तर दक्षिण लंबाई, यानी उत्तर दक्षिण की यह बात है, और इसके अलावा पूर्व पश्चिम की लंबाई। आप देखो दोस्तों यहाँ पर दोबारा इसने लंबाई दे दी है, दोबारा क्या दे दिया, इसमें लंबाई दे दी है, न कि ये पूर्व पश्चिम की क्या होनी चाहिए, ये पूर्व पश्चिम की क्या होनी चाहिए दोस्तों, ये होनी चाहिए चौड़ाई। क्या होनी चाहिए, ये चौड़ाई होनी चाहिए। लेकिन इसने क्या किया, इसने ये पूर्व पश्चिम का भाग था उसको वापस लंबाई लिख दिया की अपेक्षा अधिक है। इसका मतलब ये एक नंबर ऑप्शन है, गलत है इसका। ये एक नंबर ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल गलत है। इसके अलावा देखो उत्तर दक्षिण लंबाई, उत्तर दक्षिण का मतलब ये उत्तर है और ये दक्षिण है, 3214 किलोमीटर लंबाई के साथ मापी जाती है। मतलब वृहत वृत्त के साथ, जो अपना मुख्य रूप से बात करें तो अक्षांशीय वृत्त होता है, प्रत्येक अक्षांश का वृत्त बनता है दोस्तों, प्रत्येक अक्षांश का वृत्त बनता है। और अपने भारत में जो वृहत वृत्त बनता है वो बनता है कर्क रेखा का, मतलब भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा, तो इस कर्क रेखा के आधार पर ये बनता है। हाँ जी बिल्कुल साहब बिल्कुल, ये कहता है और उस पूर्व पश्चिम लंबाई की अपेक्षा अधिक है। ये कहता है कि इस लंबाई की अपेक्षा ये लंबाई अधिक है, यह भी सही बात है। कर्क रेखा के समीप समांतर के मापी जाती है। ये क्या बात कहता है, इसके बारे में दोस्तों हमें देखना है कि अपना तो ये भारतीय क्षेत्र है, यदि इस भारतीय क्षेत्र की दोस्तों बात की जाए तो मुख्य रूप से हमें ये प्रश्न क्या कहता है इसके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करना अच्छा प्रश्न है। देखो इस भारत में यहां से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है, और इस कर्क रेखा को आधार मानकर हम लोगों ने अपने इस भारत की पश्चिम और पूर्व की कौन कौन सी दिशा की, पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा, दोनों दिशाओं की हम लोगों ने चौड़ाई देखी है। और चौड़ाई कितनी है,
2933 किलोमीटर है, यानी 2933 किलोमीटर है। और यहां कहता है उत्तर से लेकर ये दक्षिण तक का क्षेत्र है, यहां तक के क्षेत्र में 3214 किलोमीटर है। मतलब दोनों में अंतर कितना बता रखा है, लगभग 300 किलोमीटर का बता रखा है। ये सही बात है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि अपने जो भारत में है ना, अपने भारत में ये उत्तर से लेकर दक्षिण वाली है वो पूर्व से पश्चिम वाली से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। क्योंकि देखो ये 2933 किलोमीटर है, इससे 3214 किलोमीटर ज्यादा है। फिर क्या कहता है, ये कहता है कि अपने इस भारत में ये पश्चिम से लेकर ये जो पूर्व तक का क्षेत्र है, ये एक वृहत व्रत के आधार पर लिया गया है। वृहत व्रत का मतलब होता है दोस्तों कि यह जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये अपने ग्लोब में हमने इस प्रकार से भूमध्य रेखा, फिर कर्क रेखा, फिर आर्कटिक हो गया, फिर इस प्रकार से ये जो रेखा खींची गई है अपने ग्लोब में, ये अक्षांश रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है, अक्षांश रेखा होती है। तो अब हमने क्या किया, ये प्रत्येक अक्षांश होती है, ये प्रत्येक अक्षांश एक वृत्त के समान होती है। मतलब प्रत्येक अक्षांश का एक वृत्त बनता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो अपने भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश यानी कर्क रेखा, जिसको हमने नाम दिया, इसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है दोस्तों। अब ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी क्या है, एक वृत्त है, यह भी एक वृत्त है। तो अब इसकी बात की जाए तो इसके समानांतर हम लोगों ने ये दूरी मापी अपने भारत की, बिल्कुल सही है, यानी 2933 किलोमीटर मानी है। तो इसी के आधार पर हम लोगों ने अपने भारत की चौड़ाई देखी है, यानी भारत की जो चौड़ाई का आधार वो हमने माना है दोस्तों अपने इस कर्क रेखा के आधार पर। और यह है अपने पास में लंबाई है अपने भारत की, और यह है अपने भारत की चौड़ाई। तो ये लंबाई है वो इस चौड़ाई से ज्यादा है। मतलब कितनी है, लगभग 288 किलोमीटर के लगभग है, यानी लगभग आप 300 किलोमीटर इसको मान सकते हो। अब देखो आपका 2 नंबर ऑप्शन क्या कहता है, ये कहता है उत्तर दक्षिण, मतलब लंबाई वाली 3214 किलोमीटर की लंबाई है वो वृत्त के साथ मापी जाती है, बिल्कुल उसके साथ में मापी जाती है। और पूरे पश्चिम की लंबाई की अपेक्षा अधिक है, मतलब लंबाई अपने पास में जो चौड़ाई है उसकी अपेक्षा तो ज्यादा ही है। जो कर्क रेखा यानी लघु वृत्त के समीप के समानांतर मापी गई है, बिल्कुल ये आपका इसका ऑप्शन होगा, वो 2 नंबर आंसर इसका सही होगा दोस्तों। इसके अलावा देखो दो ऑप्शन इसके और है, उसके पर थोड़ा विचार विमर्श करते हैं। 3 नंबर ऑप्शन है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम लंबाइयों की तुलना नहीं की जाती है, क्योंकि उत्तर दक्षिण लंबाई यामोत्तर के साथ और पूर्व पश्चिम लंबाई समानांतर के साथ मापी जाती है। भारत में तो दोस्तों यामोत्तर का मतलब होता है 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, प्रधान यामोत्तर जिसका पूरा नाम है, उस रेखा के समानांतर तो अपने भारत में कोई किसी प्रकार से नहीं मापा गया है। तो ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। फिर कहता है लंबाई में अंतर यामोत्तर और समानांतर के साथ मापनी त्रुटि में विभिन्नता के कारण होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल आपको ध्यान देना है। इसके बारे में दोस्तों बिल्कुल आपको ध्यान देना है। ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि ये जो यामोत्तर रेखा है, ये जो यामोत्तर रेखा मतलब इस प्रकार से रेखा खींची गई है और इस प्रकार से खींची जाती है अपनी अक्षांश रेखा। ये अक्षांश रेखा है दोस्तों, इस पर विचार विमर्श करना है, ये अक्षांश रेखा है। तो अब देखो दोस्तों आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कि अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, और देशांतर के मध्य की दूरी कभी भी समान नहीं होती है। इस प्रकार से देशांतर अपने ग्लोब में लिखा जाता है, इनके मध्य की दूरी कभी भी समान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है दोस्तों, इसका क्या रीजन होता है, तो हमें यह बताना पड़ेगा कि यह जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है, इस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर हमें सभी देशांतर रेखा मिलती हुई नजर आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इनकी लंबाई 0 किलोमीटर के लगभग होती है और यहाँ पर भी इनकी लंबाई 0 किलोमीटर के लगभग होती है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि देशांतर के मध्य की दूरी कभी भी समान नहीं होती है, लेकिन अक्षांश के मध्य की दूरी हमेशा समान होती है, 111 किलोमीटर होती है। इसके बावजूद यदि हमें यह पूछ लिया जाए कि इस देशांतर के मध्य की दूरी समान कहां देखी जाती है, तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जो 0 डिग्री अक्षांश जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, इस भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा पर इन अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, अक्षांशों के बीच की दूरी होती है वो इस रेखा पर एकदम समान देखी जा सकती है। यानी
भूमध्य रेखा पर देशांतरों के बीच की दूरी होती है, देशांतरों के बीच की दूरी होती है वो समान देखी जा सकती है, 111.32 किलोमीटर के लगभग देखी जा सकती है। यह विशेष रूप से आपको ध्यान देना है दोस्तों। आप देखो दोस्तों, इसके बाद में देखो नेक्स्ट बात करते हैं अगले पर्सन की ओर। ये कहता है दक्कन पैसेज किनके बीच स्थित है। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि दक्कन पैसेज क्या है। अपने भारत के दो स्थलीय भागों को जोड़ने का काम करता है। अपने भारत में दो द्वीप समूह स्थित है। एक द्वीप समूह है जिसका नाम है दोस्तों लक्षद्वीप समूह है, और दूसरे का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अपने पास में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर ध्यान देना दोस्तों, मैं पास बात यहां दक्कन पैसेज की कर रहे हैं तो हम केवल और केवल दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आधार मानकर बात ही करेंगे। अब ध्यान देना, विशेष रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आधार मानकर दोस्तों यहां बात की जाएगी। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या हमें पूछा जाता है इसके बारे में ध्यान देना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ध्यान रखना, इसका इस प्रकार से अलग अलग छोटे छोटे द्वीप स्थित है। ये छोटे छोटे द्वीप स्थित है और इन सभी द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। जैसे इसका नाम है दोस्तों उत्तरी अंडमान, इसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी अंडमान, इसको कहते हैं मध्य अंडमान, इसको कहते हैं दक्षिणी अंडमान, इसको कहते हैं लिटिल अंडमान, और इसको कहते हैं दोस्तों निकोबार, ग्रेट निकोबार, इसको कहते हैं कार निकोबार। इसके अलावा देखो ये मध्य निकोबार, और इसके अलावा ये हो जाएगा दोस्तों ग्रेट निकोबार। ऐसा करके अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अलग अलग, मतलब क्या हुआ, यहाँ स्थित द्वीपों के नाम अलग अलग बता दिए। अब ध्यान देना है तुमको, देखो ये इधर का क्षेत्र है ना दोस्तों, इधर का क्षेत्र है, इसको तो कहते हैं हम लोग अंडमान। क्या नाम देते हैं इसको अंडमान के नाम से जानते हैं। और इसके बाद का जो ये भाग है ना, ये भाग है, इसको कहा जाता है दोस्तों निकोबार। तो अंडमान अलग है और निकोबार अलग है, दोनों को एक साथ में हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह जरूर कहते हैं। अब ध्यान देना, इन दोनों के बीच में यहां स्थित है दोस्तों 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल स्थित है। अब देखो ये दक्षिणी अंडमान और ये लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है दोस्तों दक्कन पास। क्या स्थित है, दक्कन पास, जिसे दक्कन पैसेज के नाम से हम लोग जानते हैं। ये भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। अब इसके ऊपर अपना एक द्वीप और स्थित है जिसका नाम है, जिसका मुख्य रूप से बात करें तो हम कह सकते हैं कि यह भी अपने भारत का ही द्वीप स्थित है, यह भी अपने भारत का ही द्वीप स्थित है। इसके बाद में एक द्वीप स्थित है दोस्तों म्यांमार देश का, जिसका नाम है कोको द्वीप। क्या नाम है, कोको द्वीप नाम है। और इस कोको द्वीप और भारत के अंडमान के मध्य स्थित है कोको चैनल। कौन सा चैनल बताना है, कोको चैनल इधर स्थित है दोस्तों। इधर बात करें तो इंडोनेशिया नाम का एक देश स्थित है। इंडोनेशिया में एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा द्वीप। इस सुमात्रा द्वीप और अपने इस भारत वाले द्वीप की यदि बात करें, सुमात्रा द्वीप और भारत वाले द्वीप की बात करें तो दोनों के बीच में या तो आप 6 डिग्री चैनल बता दो, या फिर यहाँ पर दोस्तों ग्रांड चैनल के नाम से एक चैनल है, उसका आपको विशेष रूप से नाम बताना है। तो ये अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है। तो इसमें आपको क्या पूछा है दोस्तों, आपको पूछा गया है ये दक्कन पास, दक्कन पास का जो भाग है वो आपको अलग से बताना है। तो ध्यान देना, ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान दोनों के बीच में कौन है, दक्कन पास है। अब अपने प्रश्न के ऊपर आ जाओ, ये क्या कहता है, दक्कन पैसेज किनके बीच में स्थित है, दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। आगे कुछ पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, एक नंबर ऑप्शन में अपना आंसर मिल चुका है, एक नंबर ऑप्शन में मिल चुका है कि ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान दोनों के बीच में स्थित है दक्कन पास। ध्यान देना, पिछली बार हमें एग्जाम में यहां से क्या प्रश्न पूछा था, हमें पूछा था एक बेरन नाम की यहाँ ज्वालामुखी है, बेरन नाम की ज्वालामुखी है, और एक ज्वालामुखी है इसी अंडमान में जिसका नाम है दोस्तों नारकोडम। क्या नाम बताना है, नारकोडम ज्वालामुखी। बेरन और नारकोडम दो ज्वालामुखी है, भारत में केवल दो ही ज्वालामुखी है मेरे लाडलो। ध्यान देना है विशेष रूप से, कितनी ज्वालामुखी है, दो ज्वालामुखी है। बेरन नाम की जो ज्वालामुखी है ये अपने भारत की सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोडम नाम की जो ज्वालामुखी है ये अपने भारत की दोस्तों सुषुप्त ज्वालामुखी है। कौन सी ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो अब ध्यान देना, आप कहोगे सक्रिय क्या होता है, सुषुप्त क्या होता है, तो ध्यान देना ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। एक
होती है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होती है मतलब निद्रित कह दो आप उसको, सुषुप्त भी कह सकते हो, एक होती है मृत ज्वालामुखी। मतलब क्या होता है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसमें वर्तमान में उद्गार होता है, निद्रित ज्वालामुखी है वो वर्तमान में सोई हुई है लेकिन भविष्य में कभी भी जागकर उद्गार कर सकती है। और एक होती है मृत ज्वालामुखी, मतलब वर्तमान में उद्गार नहीं होता है और भविष्य में भी नहीं होता है, इस प्रकार की होती है, उसको मृत कहते हैं। तो अपने भारत में तो दो ही है दोस्तों, एक तो है सक्रिय और एक है सुषुप्त। तो ध्यान देना, ये सक्रिय ज्वालामुखी का है उसका नाम बेरन है और ये सुषुप्त है उसका नाम नारकोडम है। दो ही ज्वालामुखी है अपने भारत में, ध्यान देना, एक तो सक्रिय है और एक सुषुप्त है, एक बेरन है और एक नारकोडम है। अब तुमको ध्यान देना है, दोनों की दोनों ज्वालामुखी जो अंडमान है उस अंडमान के पूर्व में स्थित है, निकोबार की तरफ नहीं बताना है आपको, बताना अंडमान के पूर्व में स्थित है, यह आपको विशेष रूप से इसका ध्यान देना है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आज की क्लास का 3 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। मतलब क्या कहता है, यह कहता है कि अपने पूरे भारत का समय एक समान रखने के लिए हम लोगों ने अपने भारत में एक देशांत रेखा का निर्धारण किया और उस देशांत रेखा का नाम है दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या नाम बताना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ये कहता है कि ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो अपने भारत के 5 राज्यों में से गुजरती है। तो अब आपको इनमें से वह राज्य देखना है जिनमें से ये रेखा नहीं गुजरती है। मतलब 3 राज्य तो आपके पास में वो है दोस्तों जहां से ये रेखा गुजरती है और अपने ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जहां से ये रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको वह देखकर बताना है कि किसमें से ये नहीं गुजरती है। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए इसमें से किसमें से ये नहीं गुजर रही है। हाँ जी बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल 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 सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। मतलब अपने भारत के 5 राज्यों में से गुजरती है जिनमें एक अपना भारत का राज्य जहां से नहीं गुजरती है। अब वो मैं 5 राज्य बता दूं, देखो उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती है अपने भारत में, उत्तर प्रदेश के बाद में जाती है दोस्तों मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद में जाती है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद में जाती है उड़ीसा राज्य में और उड़ीसा राज्य के बाद में रहती है आंध्र प्रदेश में। ये वह 5 राज्य है अपने भारत के जहां से भारत की मानक समय रेखा गुजारी गई है। मतलब यामोत्तर रेखा, यामोत्तर का मतलब होता है दोस्तों देशांतर रेखा। कौन सी रेखा, देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा जहां से अपना भारत का समय लिया गया है वहां पर ऑप्शन आपको देखना है। तो देखो यहाँ पर आपके पास 4 लिख रखे, इन 4 में महाराष्ट्र नाम कहीं पर भी नहीं है। ये 5 राज्य जो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, उन 5 राज्यों में महाराष्ट्र नाम आपको कहीं नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये महाराष्ट्र वाला हो जाएगा, महाराष्ट्र से ये रेखा नहीं गुजरती है। अगले प्रश्न की ओर देखो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, राम सेतु शुरू होता है। ये राम सेतु है ना, ये कहां से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, ये बात आपको देखनी है। अब देखो आप लोगों ने देखा होगा कि यह अपने भारत का जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग पर यहां पर दोस्तों एक श्रीलंका नाम का देश स्थित है जिसको भारत की चाय की बूंद कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत की चाय की बूंद कहते हैं। हुआ क्या था, एक ऐसी कहावत है प्राचीन समय की कि भगवान राम इधर से गुजर रहे थे तो उस समय समुद्र से कहा था कि मुझे जाने के लिए रास्ता दे दो, और समुद्र ने मना कर दिया कि कोई रास्ता नहीं है। उस समय भगवान राम ने अपनी धनुष पर बाण चढ़ाई थी, उसी से राम सेतु प्रारंभ कर दिया गया था। यह आपको ध्यान देना है, धनुष पर बाण चढ़ाई थी, कहां से, धनुष कोटि से चढ़ाई थी। तो यहां से दोस्तों राम सेतु प्रारंभ हो जाएगा। कहां से प्रारंभ हो जाएगा, धनुष कोटि से राम सेतु प्रारंभ होता है। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ध्यान देना। राम सेतु आपको याद रख लेना है, धनुष कोटि से यहां से समुद्र को सुखाने के लिए समुद्र से रिक्वेस्ट की थी भगवान राम ने
कि समुद्र मुझे रास्ता दे दो जाने के लिए, लेकिन उस समय ऐसी कहावत है किंवदंती है कही हुई कि उसने मना कर दिया था कि कोई रास्ता नहीं है। उस समय वहां से समुद्र को सुखाने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाई थी भगवान राम ने, और वह धनुष कोटि कहलाया, और वहीं से राम सेतु की प्रारंभ होता है। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। अच्छा प्रश्न था। इसके बाद में देखो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ऐसा कौन सा देश है जिसकी अपने देश के साथ में सबसे लंबी स्थलीय सीमा? स्थलीय सीमा की बात कहता है। अब मैं तुमको बता देता हूं। जैसे मान लो कि 1 नंबर पर ये लुच्चा अपने साथ सीमा बनाने का काम करता है। इसके बाद में अफगानिस्तान सीमा बनाता है दोस्तों, पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान के अलावा दोस्तों चीन सीमा बनाता है, नेपाल भी अपने साथ में सीमा बनाता है, भूटान नाम का जो देश है वह भी सीमा निर्माण का काम करता है, म्यांमार नाम का जो देश है वह भी सीमा निर्माण का काम करता है, पहले बर्मा कहलाता था, और बांग्लादेश भी अपने साथ में स्थलीय सीमा निर्माण का कार्य करता है। इन देशों में दोस्तों आपको वह देश बताना है जो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा, देखो क्या लिख रखा है, यहां लिख रखा है सबसे लंबी स्थलीय सीमा, सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा का काम करता है, उस देश का आपको आंसर बताना है। तो देखो पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा लगती है 3310 किलोमीटर की, अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर की, चीन के साथ 3917 किलोमीटर की, नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर की, भूटान के साथ 587 किलोमीटर की, म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर की, और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। अब आप इनमें से बिल्कुल देख लीजिए कि आपका आंसर कौन सा सही होगा। 4 देश दोस्तों आपको दे दिया है, और चारों देशों के सामने आपको यह पूछा गया है कि अपने भारत के साथ सर्वाधिक सीमा निर्माण का काम कौन सा देश करता है। देखो चीन के साथ सीमा कितनी लगती है, चीन के साथ 3917 किलोमीटर की, नेपाल के साथ सीमा कितनी बताई 1752 किलोमीटर की, पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर की, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की। तो इस सीमा में हमें सर्वाधिक सीमा किसकी नजर आ रही है? बांग्लादेश की नजर आ रही है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन सभी दोस्तों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो इसके बाद में अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? अभी ये प्रश्न अपने पास में हुआ था, अभी हुआ था दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बता दो कि अपने भारत का जो मानक समय है, अपने भारत का जो समय लिया गया है, अपने देश का जो समय लिया गया है, पूरे देश का समय समान रखने के लिए हमने किस देशांतर रेखा का निर्धारण किया है? कौन सी रेखा को अपने भारत का समय समान रखने के लिए आधार माना गया है? वह ऑप्शन आपको इसमें से देखकर बताना है। कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा वह उत्तर आपको बताना है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, अच्छा आंसर आ रहा है। जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। अभी पीछे वाले प्रश्न में हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी। हाँ जी बिल्कुल ये बिल्कुल अच्छा आंसर आ रहा है सभी का। क्या सही होगा इसमें? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर सही हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, और इससे अपने भारत का समय लिया गया है। यह भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। इसका मुख्य बिंदु कहाँ है? ध्यान देना। इसका यदि आपको पूछ ले कि मुख्य बिंदु यानी मुख्य स्टेशन अपने भारत में कहां बना दिया गया, तो पहले तो प्राचीन समय का तो दोस्तों एक इलाहाबाद नाम का अपना उत्तर प्रदेश में एक जिला हुआ करता था, इलाहाबाद। आज वर्तमान में इस इलाहाबाद का नाम परिवर्तन कर दिया गया और इसकी जगह क्या नाम रख दिया गया है दोस्तों? प्रयागराज। इस प्रयागराज में एक स्थान है जिसका नाम है दोस्तों नैनी मिर्जापुर। इस नैनी मिर्जापुर से यहाँ इसका मुख्य बिंदु बनाया गया है, और यहाँ से पूरे भारत का समय समान रूप से रखा गया है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान दे लेना है। मतलब नैनी मिर्जापुर, ये ध्यान रखना। आज वर्तमान में इलाहाबाद नहीं कहोगे, आज वर्तमान में क्या कहना उसको? प्रयागराज के नाम से हम लोग जाने। देखो दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है?
ये आपके पास में 4 कथन लिखे गए और 4 ऑप्शन लिखे गए हैं। इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए दोस्तों, कौन सा सही होगा। धीरे धीरे। हाँ जी बिल्कुल साहब बिल्कुल। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से ध्यान दीजिए। आपके पास में 4 ऑप्शन लिख रखे हैं, 4 ऑप्शन लिख रखे हैं, क्या आंसर होगा इसका। बिल्कुल साहब बिल्कुल, देखिए कौन सा आंसर सही होगा इसका। ये कहता है भारत का जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट का मतलब दोस्तों ये तो आपको पता होगा अपनी सह्याद्री पर्वतमाला के सारे में जो तटीय भाग फैला हुआ है, सह्याद्री पर्वतमाला के सारे में जो तटीय भाग फैला हुआ है उसके बारे में ये बात कर रहा है। सह्याद्री पर्वतमाला के सारे जो तट फैला हुआ है उसके बारे में बात ही कर रहा है। तो अब क्या कहता है, ये कहता है कि पश्चिमी तट के बारे में कौन सा कथन है वो सही है। चारों कथनों में से कौन सा कथन सही है उसके बारे में हमें बताना है। ये देखो क्या कहता है, ये कहता है यह एक संकीर्ण पट्टी है। भाई दोस्तों पर्वतमाला का क्षेत्र है, सह्याद्री पर्वतमाला है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये विस्तृत है, ये तो एक संकीर्ण ही होगा, कुछ निश्चित दूरी में ही होगा। पर्वतमाला का क्षेत्र तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा विस्तार रूप वाला हम नहीं कह सकते, क्योंकि आगे इसके बाद में सह्याद्री पर्वतमाला स्थित है, तो तटीय भाग तो एक संकीर्ण ही हो सकता है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होगा क्योंकि पर्वतमाला स्थित है वहां पर। तो यह बात इसकी बिल्कुल सही रहेगी। यह निम्न तटीय मैदान का एक उदाहरण है। मतलब है आपको ध्यान देना है, जैसे समुद्र के पास में एक तट बनता है और उसके बाद में कुछ मैदानी भाग बनता है, तो ये तो हम पढ़ते हैं कि भारत में पश्चिमी तट है, पूर्वी तट है, पश्चिमी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान है। तो तटीय मैदान तो बिल्कुल बनता है, यह भी एक तटीय मैदान का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। यह पतनों के विकास के लिए प्राकृतिक दशाएं प्रदान करता है। मतलब जो बंदरगाह होते हैं जहां पर समुद्र को मतलब समुद्री जहाज लाकर रोके जाते हैं, मुख्यतः बंदरगाह होते हैं, और उन बंदरगाहों के विकास के लिए एक प्राकृतिक दशाएं प्रदान करता है। बिल्कुल करता है। क्यों करता है? क्योंकि एक तरफ स्थित है दोस्तों सह्याद्री पर्वतमाला, तो सह्याद्री पर्वतमाला की वजह से इधर से आने वाला किसी भी प्रकार की जो आपदाएं होती है वो वहां तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। समुद्री तटीय लहरों के भाग होते हैं, तो यह भी हम कह सकते हैं कि यह प्राकृतिक दशाएं प्रदान करते हैं। यहाँ पर बंदरगाह जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, ये राज्य है इसके साथ सीमा बनाने वाले। इस प्रकार से अपना भारत का ये पश्चिमी तट है। इस तटीय भाग की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ की। तो ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, इन राज्यों से संबंधित ये तटीय सीमा इसकी बात कर रहा है। तो यह भी बिल्कुल सही है। इसमें सुविकसित डेल्टा है, बिल्कुल गलत बात है। देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये कहा होगा कि देखो अपना भारत का ये पूर्वी तट है, पूर्वी तट है ना, इस पूर्वी तट पर तो अनेक नदियां अपना डेल्टा निर्माण का काम करती है, लेकिन पश्चिमी तट में मतलब अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां बहुत ही कम मात्रा में डेल्टा निर्माण का काम करती है। तो अब तुम थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर डेल्टा बनता है पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट पर कोई डेल्टा नहीं बनता है। देखो मैंने आपको इधर पूर्वी तट पर नदियां भी बताई है, जैसे गंगा है, हुगली है, महानदी है, दामोदर है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। क्या काम करती है? डेल्टा बनाती है। कहां बनाती है? ये पूर्वी तट पर बनाती है। सब की सब नदियां पूर्वी तट की है। इधर देखो दोस्तों, इधर देखो आप, जैसे ताप्ती है, नर्मदा है, मांडवी है, शरावती है, ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती, सबसे ज्यादा एस्चुरी निर्माण का कार्य करती है। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। आपका ये ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखो अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से किसकी सबसे लंबी तट रेखा है? देखो यह अपना जो भारत है, यह जो अपना भारत है, इस भारत में दोस्तों यहाँ पर गुजरात राज्य सीमा बनाता है, फिर भारत महाराष्ट्र बनाता है, फिर गोवा बनाता है, फिर कर्नाटक बनाता है, फिर केरल राज्य सीमा बनाता है, फिर तमिलनाडु सीमा बनाता है, आंध्र प्रदेश बनाता है, ओडिशा बनाता है और वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। मतलब कुल 9 राज्य तटीय सीमा निर्माण का अपने भारत में काम करते। कितने राज्य? 9 राज्य आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये 9 राज्य सीमा निर्माण का काम करते। इन 9 राज्यों में यह बात कहता है कि सबसे ज्यादा सीमा, देखो सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है, ये आपको आंसर देना है, ये आपको आंसर देना है दोस्तों। आपके पास में 4 ऑप्शन लिखे हुए, इन चारों ऑप्शनों में से सर्वाधिक सीमा निर्माण का कार्य कौन सा राज्य करता है, वह आपको बताना है। भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा निर्माण का काम कौन सा राज्य करता है? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल साहब, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल साहब, बिल्कुल। अब देखो दोस्तों ध्यान देना है, यहां अपने भारत में यहां एक द्वीप समूह स्थित है, लक्षद्वीप समूह है, और यहां स्थित है एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये 2 द्वीप समूह और है। यदि मैं इन तीनों सीमाओं की बात करूं, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहां पर यह अपने भारत की जो तटीय सीमा है, इस तटीय सीमा को लेकर मुख्य भूमि की तटीय सीमा जिसे हम लोग कहते हैं, इन तीनों की बात करूं तो 7516.6 किलोमीटर की सीमा है अपने भारत की कुल तटीय सीमा। यह आपको ध्यान देना है। इसमें से केवल और केवल दोस्तों हमें बात इसकी की जाए, हमारे द्वारा केवल और केवल इस मुख्य भूमि की बात की जाए, मुख्य भूमि के तट को लेकर बात की जाए, तो इसकी सीमा है दोस्तों 6100 किलोमीटर। अब ये 6100 किलोमीटर है, वो है मुख्य भूमि की, और 7516.6 किलोमीटर है भारत में कुल द्वीप समूहों की सीमाओं को साथ में मिला लिया जाए तो। अब क्या बात कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करना है। ये कहता है कि अपने भारत में यह जो तटीय सीमा लगी है मुख्य भूमि की, क्योंकि राज्य जो लिख रखे है वो केवल मुख्य भूमि के लिख रखी है, कहीं पर कोई केंद्र शासित प्रदेश या द्वीप समूह का नाम नहीं लिख रखा है। यदि द्वीप समूह का नाम लिखता तो इसका आंसर अलग बनता, लेकिन अगले ने यहाँ पर केवल और केवल अपने राज्यों के नाम लिख रखे। इन राज्यों के नाम में दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य रहा है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा है? तो देखो इस गुजरात की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गुजरात के पास में इस प्रकार से ये भाग यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, ये भाग इकट्ठा हुआ है। जैसे पहले की बात की जाए तो एक दक्कन वाला पेन चला करता था जिसमें स्प्रिंग डाली हुई आती थी, उस स्प्रिंग की तरह ये गुजरात का भाग है, वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, इस प्रकार से इकट्ठा हो चुका है। आपने देखा होगा स्प्रिंग हमेशा इतनी होती है, लेकिन उसको पकड़कर तुम फैलाओगे, मतलब उसको पकड़कर खींचोगे तो बहुत ही लंबा क्षेत्र बन जाएगा। तो ये गुजरात का क्षेत्र भी वही क्षेत्र है। यदि इसकी सीमा को बहुत ही ज्यादा दूरी तक देखा जाए, ऐसे इकट्ठा हो चुका है दोस्तों, लेकिन ये सीमा ऐसे फैलाई जाए ना तो सर्वाधिक सीमा बनती है वो गुजरात की बनती है। किसकी बनती है दोस्तों? गुजरात की बनती है। कितनी बनती है? ये 1214 किलोमीटर के लगभग ये सीमा निर्माण का काम करता है। और सबसे कम सीमा की यदि बात करें तो दोस्तों ऑप्शन में नहीं दे रखा है, गोवा राज्य रहेगा। गोवा राज्य की सीमा लगती है भारत में 101 किलोमीटर की। कितनी लगती है? 101 किलोमीटर की तटीय सीमा। सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गोवा रहेगा और सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात रहेगा। गुजरात के बाद में बात करें तो दोस्तों 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश है, 3 नंबर पर तमिलनाडु राज्य है। ये इसके बाद का जो क्रम रहेगा तो दूसरा और तीसरा राज्य भी याद कर लेना है। सर्वाधिक सीमा गुजरात बनाता है, 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश, 3 नंबर पर तमिलनाडु राज्य सीमा निर्माण का काम करता है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान दे लेना है। इसके अलावा देखो दोस्तों अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? अभी मैंने बता दिया, बांग्लादेश की बात आई थी, 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। यह प्रश्न अभी हमारा हो चुका है दोस्तों, वही प्रश्न दोबारा रिवीजन हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात कीजिए। निम्न में से सही कथन है, मतलब इनमें से सही कथन कौन सा है वह आपको देखकर बताना है।
वह आपको देकर इसका उत्तर बताना है। आज उदयलाल जी बिल्कुल सर बिल्कुल बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। सही कथन कौन सा है? बिल्कुल सर बिल्कुल ध्यान दीजिए प्रश्न की ओर और जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा कथन सही है। देखिए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। सही कथन कौन सा है दोस्तों, ध्यान दीजिए। जी बिल्कुल सा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है दोस्तों, सही आंसर आ रहा है बिल्कुल सा। हाँ जी बिल्कुल सा बिल्कुल ध्यान दीजिए दोस्तों, अच्छा आंसर आ रहा है। देखो प्रश्न क्या कहता है, पहले एक बार प्रश्न देखते हैं और प्रश्न के जो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों उनकी बात करते हैं। प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है कि इनमें से सही कथन कौन सा है उसके बारे में हमें बात करनी है। एक नंबर आपके पास में दे रखा है, भारत पश्चिमी गोलार्ध के मध्य स्थित है। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, बिल्कुल गलत बात है। यदि आप अक्षांश के अनुसार अपने देश की बात करोगे, अपने इस भारत की बात करोगे तो दोस्तों ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश के अनुसार कौन से गोलार्ध में बताना है, उत्तरी गोलार्ध में। और यदि दोस्तों इस भारत की बात देशांतर के अनुसार की जाए तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में बताओगे, पूर्वी गोलार्ध में बताओगे। तो दोनों में देखो, एक में उत्तरी गोलार्ध है, एक में पूर्वी है। यहां लिख रखा है पश्चिमी गोलार्ध, इसका मतलब ये कथन तो क्या है, बिल्कुल गलत कथन है। 2 नंबर बात क्या कहता है, कैस्पियन सागर खुला सागर है। बिल्कुल खुला सागर नहीं है। कैस्पियन सागर की बात की जाए तो यूराल पर्वत के चारों ओर का क्षेत्र है दोस्तों, विशेष रूप से ध्यान देना है। सबसे बड़ा खारे पानी की, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खुला सागर नहीं है, खुला सागर नहीं है, ये ध्यान देना है। यह भी बिल्कुल गलत कथन है। राजस्थान शीत शीतोष्ण मरुस्थल है। बिल्कुल गलत बात है, अपने राजस्थान का तो शीत शीतोष्ण नहीं है, ये तो उष्ण कह सकते हो या उपोष्ण नाम आप उसको दे सकते हो। तो यह भी क्या है दोस्तों, गलत बात है। फिर क्या कहता है, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुवस्थ है। प्रति का मतलब होता है विपरीत, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। बिल्कुल सही बात है। तो आपका इसमें 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। यहां पर दोस्तों इस प्रकार से कुछ तटीय भाग अपने भारत के बने हुए हैं। जो गुजरात के पास में तट लगा हुआ है उसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र से आगे का जो तट है उसको हम दोस्तों केंद्रा तट कहते हैं। इसके बाद में यदि बात करें तो यहाँ पर केरल राज्य का रहेगा, उसको मालाबार तट के नाम से जानेंगे। इसके बाद में पश्चिमी बंगाल का रहेगा जिसे हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। उड़ीसा का है जिसे पारादीप का तट कहते हैं और आंध्र प्रदेश का है जिसे गोलकुंडा का तट कहते हैं। अब ये कहता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच का क्षेत्र है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच का क्षेत्र है। मतलब कृष्णा नदी या कावेरी नदी का जो तटीय भाग बनता है उस तटीय भाग का, उस डेल्टाई भाग का हमें बारे में पूछना चाहता है, कृष्णा और कावेरी नदी वाले क्षेत्र के बारे में। मैं आपको बता देता हूं उस तट का नाम दोस्तों, आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। भारत का एकमात्र स्थान ऐसा है जो दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है और वह वही तट है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन आप सभी दोस्तों का बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। आप दोस्तों ध्यान देना है। इसके अलावा अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न कहता है मणिपुर का अधिकतम धरातल है। मणिपुर जो अपना राज्य है इसके उत्तर में यदि बात करोगे तो दोस्तों नागालैंड नाम का राज्य स्थित है और इसके पश्चिम में बात करोगे तो म्यांमार नाम का एक देश स्थित है। इसके पूर्व में बात करोगे तो असम नाम का अपना राज्य स्थित है और इसके दक्षिण में बात करोगे तो मिजोरम नाम का एक राज्य स्थित है। अब आपको यह बात पूछना चाहता है कि इनके जो बीच का क्षेत्र, इनके बीच का क्षेत्र है ये मणिपुर, इस मणिपुर का क्षेत्र कैसा है। मैंने आपको यहाँ कुछ विशेष रूप से बताया होगा। पूर्वांचल, पूर्वांचल के नाम से पूर्वांचल की पहाड़ियों को लेकर
तो ध्यान दीजिए, यह कहता है कि ये मणिपुर है ना, मणिपुर। इस मणिपुर की यदि बात पूछता है तो असम है यहाँ पर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर नागालैंड है, पूर्व की ओर म्यांमार है और दक्षिण की ओर मिजोरम नाम का राज्य है। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है ना इस मणिपुर का, ये मणिपुर का क्षेत्र कैसा है, इसमें से आपको बताना है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल दोस्तों, बताइए ये कैसा क्षेत्र है, क्या स्थित है यहाँ पर। हाँ जी, बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ध्यान दीजिए दोस्तों, मणिपुर की बात कर रहा है तो मणिपुर पर्वतीय क्षेत्र है। पूर्वांचल की पहाड़ियां मैंने बताई होगी आपको, पूर्वांचल की पहाड़ियां बताई होगी। मैंने कहा होगा भारत में इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, यह क्षेत्र है वो पूर्वांचल की पहाड़ियों में फैला हुआ क्षेत्र है। किसमें? पूर्वांचल में। देखो, अब यदि बात इस म्यांमार की जाए तो यहाँ एक पर्वत श्रृंखला और गुजरती है, वह भी मणिपुर के पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, वह भी इसके नजदीक है। अरायान कोमा पर्वत जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अरायान कोमा नाम से जानते हैं। ये अरायान कोमा नाम का एक पर्वत है जो म्यांमार वाले क्षेत्र से गुजरता है। यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना। तो मणिपुर के, हम ये कह सकते हैं कि मणिपुर का क्षेत्र वो कैसा क्षेत्र है? पर्वतीय भाग है। डी नंबर ऑप्शन इसका, 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कहता है, दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण में क्रम में लगाइए। जो दक्षिणी भारत है अपना, इस दक्षिणी भारत में जैसे नीलगिरी, नलामलाई, कार्डेमम या फिर अनामलाई की पहाड़ी है। कार्डेमम को दोस्तों इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, ध्यान देना इसके बारे में, इलायची की पहाड़ी भी इसे कहा जाता है। अब आपको क्या करना है, इनका क्रम बताना है दोस्तों। सबसे पहले उत्तर के बाद में दक्षिण, मतलब ऊपर से लेकर नीचे की ओर इन पहाड़ियों का क्रम बताना है। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कौन सा आंसर इसका सही होने वाला है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कौन सा आंसर इसका सही होने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्या कहता है? ये कहता है कि सबसे पहले उत्तर की पहाड़ी, उसके बाद में दक्षिण की पहाड़ी, उसके बाद में दक्षिण की पहाड़ी और उसके बाद में दक्षिण की पहाड़ी। ये 4 पहाड़ियों का इस प्रकार से दोस्तों आपको क्रम बताना है। ये 4 पहाड़ियों का क्रम बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होने वाला है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होने वाला है दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश राज्य, और आंध्र प्रदेश राज्य में आपने सुना होगा दोस्तों नलामलाई की पहाड़ी स्थित है। कौन सी पहाड़ी है? नलामला की पहाड़ी स्थित है। इसके बाद में ध्यान देना है, इसके बाद में ध्यान देना है दोस्तों, नलामला के बाद में नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य घाट का काम करती है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को जोड़ने का काम करती है। ये नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु वाली, यानी आंध्र प्रदेश के दक्षिण में तमिलनाडु हो गया। और उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो उसके बाद में अनामलाई की पहाड़ी। अनामलाई की पहाड़ी पर दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी स्थित है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। नीलगिरी की पहाड़ी पर दोदा बेटा नाम की चोटी स्थित है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और अनामलाई पर अनाईमुडी नाम की चोटी स्थित है, जो दक्षिणी भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? इलायची की पहाड़ी स्थित है। इलायची मसाला सर्वाधिक होता है, इसको कार्डेमम के नाम से भी जानते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान देना है। तो अब क्या कहता है? ये कहता है उत्तर से दक्षिण की ओर आपको बताना है। तो नलामलाई, नीलगिरी, अनामलाई और इलायची। 1 नंबर पर हो जाएगी नलामलाई, 2 नंबर पर हो जाएगी नीलगिरी, 2 नंबर पर 1 नंबर पर हो जाएगी नलामलाई, 2 नंबर पर हो जाएगी नीलगिरी, 3 नंबर पर हो जाएगी अनामलाई और 4 नंबर पर हो जाएगी कार्डेमम। तो मतलब क्या हो जाएगा? CADB। ये ए नंबर ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल इसमें सही होने वाला है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। ध्यान देना
ध्यान देना दोस्तों, ये क्रम आपकी एग्जाम में इस प्रकार से कई बार पूछा जा चुका है और भी पूछा जा सकता है। इनका क्रम थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देना है। अब देखो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही जोरदार प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है। ये आप कह सकते हो गरीब प्रश्न है दोस्तों, एक नंबर गरीब प्रश्न है। इसके बारे में देखना है कि ये मन्नार की खाड़ी का जो क्षेत्र है वो किसके साथ सीमा निर्माण का काम करता है। जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका, जल्दी से आंसर बता दीजिए दोस्तों, किसके साथ सीमा बनाता है? अच्छा दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा कि ये अपना भारत है, ये भारत की चाय की बूंद है। श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के मध्य राम सेतु, धनुषकोटी और पाक स्ट्रेट, जिसे हम कहते हैं पाक जल डमरू, मध्य स्थित है। यहीं पर दोस्तों मन्नार की खाड़ी स्थित है। कौन सी खाड़ी स्थित है? मन्नार की खाड़ी। तो अब दोस्तों ध्यान देना है, यहां स्थित है तो यहां वाला राज्य कौन सा है? इनमें से यहां वाला सबसे दक्षिण का राज्य कौन सा है वो देखना था। तो सबसे दक्षिण का राज्य कौन सा है दोस्तों? सबसे दक्षिण का राज्य तमिलनाडु राज्य है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। मन्नार की खाड़ी किसके साथ में बताओगे? तमिलनाडु के साथ में आपको बता देना है। अब देखो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे दी पहाड़ी का नाम और एक तरफ दे दिया कि वह कहां स्थित है, वो आपको बताना है। गारो पहाड़ी कहां स्थित है? मिकिर है और कैमूर पहाड़ी। अब क्या कहता है? उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक गलत है और दो सही है। क्या कहता है? एक गलत है और दो। क्यों है? क्योंकि देखो इसमें दो ऑप्शन, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें। आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इसके बारे में बता दीजिए। जी बिल्कुल साहब, पीछे वाले का आंसर सही था। इसका आंसर बता दीजिए क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल दोस्तों, सभी को बताना है। जल्दी से इसके आंसर के बारे में बता दीजिए। जी बिल्कुल साहब, बिल्कुल ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्या कहता है? गारो पहाड़ी कहां है? मेघालय राज्य में स्थित है। ध्यान देना, मेघालय में एक पठार है जिसका नाम है शिलोंग पठार। कौन सा पठार है? शिलोंग पठार। और शिलोंग पठार की तीन पहाड़ियां मैंने आपको बिल्कुल बताई होगी, गारो, खासी और जयंती। गारो, खासी, जयंती तीन जनजातियां भी रहती है यहाँ पर। एक का नाम गारो है, एक का खासी है, एक का जयंती है। मैंने बताया होगा मासिन राम चेरापूंजी नाम का यहाँ एक स्थान स्थित है खासी नाम की पहाड़ी पर, जहां अपनी धरती की सर्वाधिक वर्षा होती है। बिल्कुल ये बात मैंने आप लोगों को बताई है, जहां सर्वाधिक वर्षा होती है 1140 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया होगा कि यहाँ पर वर्षा होती है। और इस मासिन राम चेरापूंजी का जो नया नाम है वो सोहरा नाम है। इसको वेरी मोस्ट करके सुनहरे सुनहरे अक्षरों में लिख लेना है दोस्तों, इसका नया नाम सोहरा नाम है। अभी लिख लेना है सुनहरे अक्षरों में। तो एक नंबर बिल्कुल सही है। मिकिर पहाड़ी कहां है? मिकिर पहाड़ी असम में। ध्यान देना, मेघालय से शुरुआत होती है मिकिर पहाड़ी की, मेघालय से शुरुआत होती है लेकिन असम राज्य तक फैली हुई है। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इसका सर्वाधिक विस्तार है मिकिर पहाड़ी का वो असम राज्य में।
मिकिर और रेंगमा की पहाड़ियों से बंगाल की खाड़ी का मानसून भारत में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में प्रवेश कर जाता है और असम में सर्वाधिक वर्षा करता है। ब्रह्मपुत्र घाटी में जहां पर सर्वाधिक चाय की फसल होती है, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया होगा। तो यह 2 नंबर भी सही है दोस्तों। कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। इधर लिख रखा है सिक्किम, बिल्कुल गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए? एमपी होना चाहिए, मतलब मध्य प्रदेश राज्य होना चाहिए। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ ध्यान देना आपको, यहाँ ये मध्य प्रदेश में है और इसने लिख रखा है सिक्किम राज्य, ये बिल्कुल गलत है। तो कैमूर पहाड़ी है वो सिक्किम में नहीं है, वो मध्य प्रदेश में। मैंने दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल बताई होगी। विंध्याचल पर्वतमाला का जो क्षेत्र है वहां पर अमरकंटक की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ी, मेघालय की पहाड़ी, ये सब की बातें मैंने आपको एमपी में बताई हुई है। तो यह उसका 3 नंबर है, वो क्या है? गलत है दोस्तों। तो इसमें ए और बी सही है। ए और बी किसमें? ए नंबर ऑप्शन में आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद में विशेष रूप से आपको ध्यान देना है आपके लिए, आज अभी राजस्थान ज्योग्राफी की, जो राजस्थान की भूगोल की जो वास्तविक प्रश्नों की श्रृंखला है, वही श्रृंखला दोस्तों अभी 8 बजे से 9 बजे स्टार्ट होने वाली है। और आज की जो इंडिया ज्योग्राफी की क्लास है उसकी को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी दोस्त साथ जुड़ने के लिए सभी दोस्तों का मेरा दिल से थैंक यू, धन्यवाद है। बात करेंगे दोस्तों अगली क्लास की 5 मिनट के बाद में। तब तक दोस्तों एक बार आप ही पानी लोनी पीकर तैयार रहिए। तो दोस्तों बात करेंगे 5 मिनट बाद में राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास की। सभी दोस्तों को साथ में वापस जुड़ जाना है। थैंक यू, धन्यवाद।